तो आपको कुछ आइडिया जो है वो विनीत मेहता सर ने दे दिया होगा क्लासेस के बारे में। तो मैं जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज रिगार्डिंग द गेट, राइट। तो सबसे पहले आपको गेट के बारे में पता होना चाहिए कि गेट है क्या, और गेट जो 2022 है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें गेट गेट के रिगार्डिंग मैं अगर बात करूं तो गेट के रिगार्डिंग जितने भी बेनिफिट्स हैं और जितने भी आप बेनिफिट्स उठा सकते हो, ठीक है, वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बट सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि गेट है क्या। अगर किसी को पता है देन वेल एंड गुड, और किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा गेट के ब्राउज़र के बारे में। उसके बारे में मैं बात करूँगा कि आपके जो क्लासेज जो हैं वो जो कंसर्न फैकल्टी है वो कौन कौन लेगा और कितना जो है कोर्स आपका कोरअप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा गेट के ब्राउज़र के बारे में, दैट इज़ गेट 2022। तो गेट की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये जो गेट एग्ज़ाम है वो गेट एग्ज़ाम फ्रॉम लास्ट ईयर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट दोनों दे सकते हैं, राइट। गेट फॉर ऑल द थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट। और उसके अलावा जो गेट जो है कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, इसमें कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो गेट 2022 इज कंडक्टेड बाई IIT खड़गपुर। इस बार जो गेट कंडक्ट करवा रहा है दैट इज IIT खड़गपुर कंडक्ट करवा रहा है। और इस पर्टिकुलर गेट में गेट 2022 में लगभग 28-29 सब्जेक्ट यहाँ पर इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 28 से लेकर 29 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं ब्राउचर में। सबसे पहले है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपकी है डेट इज ऑन 5th, 6th, 12th एंड 13th ऑफ फरवरी 2022, ठीक है। 2022 में आप यहाँ पर जो डेट दे सकते हो दैट इज 5th, 6th, 12th एंड 13th, मतलब सैटरडे और संडे को यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। 2 सेशंस में एग्जाम चलेगा, या तो आपके फोरनून में या फिर आफ्टरनून में, राइट। और ये जो टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपको आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे दैट इज 65, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन जो है, और नंबर ऑफ आवर्स होंगे दैट इज 3, राइट। नंबर ऑफ आवर्स आर 3 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 65, राइट। 2 सब्जेक्ट ये ऐड करे हैं वो आपका पार्ट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट जो इसमें आप जिसमें गेट के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या कंसर्न जो स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट में फिल कर सकता है दैट आर 29, राइट। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो मोस्ट कॉमन जो टाइप्स होता है क्वेश्चंस का दैट इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको एक सिलेक्ट करना है, राइट। दैट इज फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्वेश्चंस आर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, इसमें आपके आंसर एक या एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। इट इज़ 1 और मोर देन 1 आंसर्स आर करेक्ट, दैट इज टाइप ऑफ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसमें आपको टाइप करके आपको आंसर देना पड़ता है, राइट। अब इस पर्टिकुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप नेगेटिव मार्किंग आपके पास अप्लीकेबल है, बट मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके मल्टीपल नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, राइट। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए 1/3 ऑफ मार्क्स। सपोज मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास -1/3 आपका नेगेटिव होगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो -2/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, जो कि सबको पता है कि एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी आपकी ब्रांच है तो उस कंसर्न ब्रांच से रिलेटेड आप एक या एक से ज़्यादा फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी तैयारी कितनी, आपका फोकस कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हो। जिसमें चार्जेस जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग लगेंगे, राइट। तो 1 और 2 सब्जेक्ट्स आर अलाउड एंड 2 पेपर कॉम्बिनेशन हैव टू बी चूजन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब आपको लिस्ट में दिखाऊंगा, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो डबल ई ब्रांच है तो डबल ई ब्रांच के लिए यहाँ पर 2 फॉर्म आप यहाँ पे फिल कर सकते हो।
एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। दो ब्रांच में आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, डब्ल्यू और आई एन, राइट। उसके बाद में आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप यहाँ पर थर्ड ईयर और हायर ईयर्स, फोर्थ ईयर और पास आउट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बढ़िया बात है गेट की, उसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास अगर एज आप चाहे वो 18 हो, चाहे 40 से ऊपर हो, चाहे 50 हो, 60 हो, यहाँ पर कोई भी एज यहाँ पर मैटर नहीं करती है। तो कोई भी यहाँ पर गेट का एग्जाम फिल कर सकता है, अगर वो स्टूडेंट थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट हो चुके हैं, राइट। अब इसके अंदर आपके पास दो पेपर हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगर मान लो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है और उसी ब्रांच से आप अगर सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो तो आप वो नहीं कर सकते हो। डबल ई ब्रांच से आप एक ही फिल कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंटेशन से आप एक ही फिल कर सकते हो, राइट। और दिस पर्टिकुलर गेट 2022 स्कार कार्ड will remain valid for 3 years, right, from the date of result। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर डेट जो है वो चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं गेट खड़गपुर, आईटी खड़गपुर, क्योंकि अगर कोविड की अगर सिचुएशन सही रहती है तब तो डेट सही रहेगी। अगर सिचुएशन अगर चेंज हो जाती है तो यहाँ पर डेट भी आपकी चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर जो पैटर्न रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर पैटर्न जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 आवर्स ड्यूरेशन रहेगा, और सब्जेक्ट जो है आपके पास डबल ब्रांच के लिए वो इलेक्ट्रिकल और आईएन, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने बताया तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 65। तो 65 में जो एक पार्ट तो आपका रहेगा जीए का, इसमें आपके क्वेश्चन होंगे 10। एक आपका रहेगा सिलेक्टेड सब्जेक्ट, सपोज आपने डबल ई सिलेक्ट किया तो डबल ई ब्रांच का आपके पास रहेगा 55 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसके अंदर 5 + 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 5 रहेंगे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट। और इसमें 55 में से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 मार्क्स के, और 30 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। तो 30 मीन्स यहाँ पर जो मार्क्स हो गए आपके कितने, 10 + 1 15, और यहाँ पर आपके मार्क्स हो गए 30 प्लस 25 into 2 25 not 25, this is 25 into this is 85 not 25, this is 85, right। 25 मतलब कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे आपके पास, एक मार्क्स के 25, और 30 into 2 कितने हो गए 60। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आर 85, राइट। अब इस 85 + 15 जो है, इसके अंदर 15 वाला सेक्शन तो आपका जीए का हो गया। अभी जो 85 वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर लास्ट ईयर से 13 मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए फिक्स कर दिए गए हैं और 72 टेक्निकल के लिए। ये पिछले 2 साल से ऐड करा उन्होंने कि मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो आपके 13 मार्क्स फुलफिल कर दिए गए, और यहाँ पर 72 रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे आपके टेक्निकल के, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन जो 13 मार्क्स का है वो फिक्स्ड है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से अप्लाई हो चुका है। बट अगर अपन 2019 से पहले के गेट की बात करें तो यहाँ पर जो 13 मार्क्स वो फिक्स नहीं थे। वो हो सकता है 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाएँ, हो सकता है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाएँ, बट यहाँ पर उन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन जो है नॉर्मली 3 टाइप्स के होंगे, मैंने बता दिया आपको। और इसके अंदर यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि इन सब्जेक्ट्स के अलावा, मतलब इन सब्जेक्ट्स के अलावा यहाँ पर जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। 15 मार्क्स 15 मार्क्स फॉर जनरल एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड 72 मार्क्स फॉर द टेक्निकल, ठीक है। एंड बाइफर्केशन ऑफ द मार्क्स इज 15 मार्क्स फॉर द जीए एंड 85 फॉर द सब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया है। फॉर नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए 1/3 रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए, और 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए 2/3। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसक्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें बढ़िया बात है कि अगर उसको ये जो क्वेश्चन जो है दोनों टाइप्स के, या आप इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद में मेन फोकस रहेगा अपना कि गेट
2022 में सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं गेट्स के, एक बार मेरे को आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या पता है। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जामिनेशन? चैट बॉक्स में लिख सकता है। ये आपको सब गेट का एग्जाम तो दिया है ना आपने? हाँ हाँ, IIT आप में माइक ऑन करके बता सकते हो, आप सब बताइए। ओके, पीएसयू में जॉब, और बताइए और IIT में एंटर करने की। किसमें? IIT में सर एमटेक के लिए। आईआईटी में एमटेक के लिए, बिल्कुल। और और सर एक कुछ और कंपनीज लेती है ना सर गेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग। कुछ कंपनीज गेट के फिर मार्क्स इंटरव्यू से होता लेती है। हैं, बिल्कुल। और बताइए रैंक जॉब। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है तो सबसे एमटेक पहले, के लिए कितने नंबर चाहिए? राइट राइट, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट फॉर गेट इज, if you qualified the gate examination, and if you want to if you want to do mtech in any stream, then MHRD will give you the scholarship with rupees of 12,400 rupees per month for 24 months। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज इज, इफ यू क्वालिफाइड, अगर आप क्वालिफाइड कैंडिडेट है, क्वालिफाइड इसमें मैं कोई भी मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं किसी भी मार्क्स, कितने भी मार्क्स हो सकते हैं, सिर्फ क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो गेट, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एमटेक के लिए। एमटेक के लिए कोई फिक्स नहीं है, या फिर कोई आईआईटीज होगी या फिर कोई एनआईटीज होगी, वो फिक्स नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि एनआईटीज और आईआईटीज स्कॉलरशिप देंगे, ऐसा फिक्स नहीं, ठीक है। अगर आप एमटेक कर रहे हो तो आपको 12,400 रुपीज पर मंथ आपको एमएचआरडी पे करेगी, ना कि कॉलेज पे करेगा, राइट। ठीक है, तो 12,400 रुपीज पर मंथ बाई द MHRD। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट थिंग, इसमें कोई भी आपके पास कोई कंफर्म नहीं कि आपको रैंक कितनी मिलेगी, आपके पास है ना कितने मार्क्स हैं, सिर्फ क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, इवन जो आपके नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं, जो नॉर्मल कॉलेज भी हैं, वो भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है, सिर्फ आपको एडमिशन लेना है और उसको स्कॉलरशिप आपको MHRD देगी। ठीक है, दूसरी बात, एमटेक में एडमिशन कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आता है, जैसे IISc, एंड IISc के बाद में IITs, IITs के बाद में आपके पास NITs, NITs के बाद में IIITs एंड सम अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। ठीक है, तो अगर क्वालिफाइड अगर आप होते हो तो इन किसी भी इंस्टीट्यूट में आप यहाँ पर एमटेक में एडमिशन लेके इतने रुपीज आप, और ये कितने मंथ्स के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24 मंथ, फर्स्ट बेनिफिट। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट, अगर आप क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड से एमटेक के बाद में, द सेकेंड बेनिफिट इज पीएचडी और हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब ये है, कुछ जो कोर्सेज जो हैं वो एमटेक प्लस पीएचडी डुअल कोर्सेज चलते हैं, कुछ कोलैबोरेशन के जो हैं कोर्सेज चलते हैं, तो पीएचडी और हायर एजुकेशन में भी आपको स्कॉलरशिप पड़ जाती है। अब ये जो स्कॉलरशिप को डिपेंड करेगी यूनिवर्सिटी। अब कोई यूनिवर्सिटी जो है आपको कम पे करती है, कोई ज़्यादा पे करती है, वो डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है स्कीम के थ्रू। तो यहाँ पर जो पीएचडी की स्कॉलरशिप जो है वो मिनिमम से मिनिमम 28,000 से 70,000 तक यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। अप टू 70,000 स्कॉलरशिप। ठीक है, एक प्रधानमंत्री जो है रिसर्च एजुकेशन एक है ना के अंदर, उस स्कीम के अंदर 70,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो आप नेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो 28,000 से दिस स्कॉलरशिप इज पर मंथ। अब जितने भी टाइम का जो कोर्स है, सपोज 3 साल का लिए है तो
36 मंथ, 5 साल के लिए तो 60 मंथ, तो उसके लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। थर्ड बेनिफिट ऑफ द गेट इज that is some research center are giving the scholarship, R&D center, R&D center, कुछ सेंटर बने हुए R&D सेंटर हैं, कुछ R&D सेंटर पे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें कुछ JRF के कोर्सेज होते हैं, कुछ रिसर्च एंड फील्ड के कोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं JRF एंड फेलोशिप। अब वो यूनिवर्सिटी कैसे भी हो सकती है, हो सकता है IIT हो सकती है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी हो सकती है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट यहाँ पर JRF और फेलोशिप से भी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है। और स्कॉलरशिप डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी कौन सी है और कौन सी स्कीम के अंदर आप ले रहे हैं, ठीक है। ये तो बात होगी स्कॉलरशिप की, एमटेक, PhD और सम फेलोशिप और JRF। फोर्थ बेनिफिट्स फॉर गेट इज got job in PSU। अब PSU के अंदर, अब PSU कितने PSU हैं, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा PSU जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंपनी से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के गेट से ही रिलेटेड है। अगर मान लो कि आपकी जितनी भी ब्रांचें हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट, EC, जितनी मैं ब्रांचें ले लूँ, तो सबसे ज़्यादा जो गेट से एसोसिएटेड PSU हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ग्रेटर देन जो PSU जो हैं, टोटल PSU जो हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से एसोसिएटेड लगभग हैं वो ग्रेटर देन 50। बट लेकिन जो हर साल अप्रोक्स गेट से एसोसिएटेड जो PSU होती हैं वो अप्रोक्स होती हैं 15 to 20। लगभग जो करंट सिनेरियो है इसके अकॉर्डिंग 15 to 20 PSU, ये मिनिमम कह रहा हूँ आपको, वैसे मिनिमम 15 to 20 PSU जो है वो गेट इलेक्ट्रिकल से एसोसिएटेड है। मैं गेट सिर्फ, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल, गेट इलेक्ट्रिकल की बात बताइए, गेट ओनली फॉर द गेट डबल ई, ठीक है। तो गेट डबल ई से एसोसिएटेड जो PSU हैं वो लगभग है 15 to 20 PSU। जैसे अभी 2021 में भी लगभग 15 के अप्रोक्स थी, और 2022 के अंदर अभी आएंगी, अभी आई नहीं है, तो लगभग हर साल जो है 15 से 20 PSU जो है गेट इलेक्ट्रिकल से एसोसिएटेड होती हैं, इससे आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि इसमें जो है आपके पास जो मार्क्स जो है, या फिर मैं कहूँ कि जो गेट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, राइट। अब बात आती है कि अच्छा कितना अच्छा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कौन सी PSU है, और जो आपका पास जो गेट जो जो क्वालिफाई जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं यहाँ पर एलिजिबल उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर बैठे हैं। और दूसरा ये है कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी है, आपकी ओपन कैटेगरी है, या फिर आपकी SC/ST कैटेगरी, OPC कैटेगरी, ठीक है। और सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। कुछ PSU ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं, मतलब उसमें इंटरव्यू भी शामिल नहीं है। तो कुछ PSU जो हैं वो डायरेक्टली गेट के बेसिस पे लेते हैं, उसमें GD और इंटरव्यू कराते हैं, और उसके बाद में जो है आपका सिलेक्शन लेते हैं। कुछ PSU ऐसे हैं जो डायरेक्टली सिलेक्शन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ गेट के मार्क्स पे, अगर आपके गेट के मार्क्स हायर हैं तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब जो है कुछ कंपनी जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, अब कुछ कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज भी जो हैं वो भी गेट के थ्रू अभी आने लगी हैं, तो 2-3 साल से स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज भी जो हैं वो गेट के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज भी जो कि पहले खुद का एग्जाम लिया करती थी, वो आजकल गेट के थ्रू भी जा रही है, ठीक है। ये बात सबसे पहले, ये बेनिफिट्स हो गया आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और ये जो बेनिफिट्स हो गए आपके जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये कितने PSU जो है वो आप नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे नेट पर, ठीक है। उसके बाद में 6 पे अपन आते हैं कि जो कि नॉर्मली जो है पता नहीं होता है लोगों को, कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है
कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी जो हैं वो भी आपको एडमिशन देती है गेट के थ्रू। फॉरेन यूनिवर्सिटी भी, अगर आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपको एमएस करना है, अगर पीएचडी करनी है, तो भी यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी जो हैं वो फिक्स हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो बहुत फिक्स्ड हैं। कुछ तीन चार पांच यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपको एडमिशन देती है। तो कुछ कंपनी के नाम मैं बताता हूँ, जिस अगर आपको एमएस करना है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो भी गेट के थ्रू एडमिशन देती है। तो फर्स्ट कंपनी है दैट इज NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो अगर आपको एमएस या पीएचडी करनी है तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो थ्रू द गेट, ठीक है। सेकेंड कंपनी है NTU, ये है नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये मेन जो है दो जो यूनिवर्सिटी हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं गेट में। बाकी 2 से 3 यूनिवर्सिटी और है। एक यूनिवर्सिटी जर्मनी की है और एक यूनिवर्सिटी और इसकी एक न्यांग में एक और यूनिवर्सिटी है। तो लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटी जो हैं वो गेट के थ्रू जो है डायरेक्ट जो है एमएस और पीएचडी में डायरेक्ट जो है आपको एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर गेट स्कोर, ठीक है। और कुछ जो है स्कॉलरशिप, जो इसमें जो इस R&D सेंटर स्कॉलरशिप ने बताया, JRF फेलोशिप, इसमें सारे शामिल हो गए। इसमें आपके इंस्टीट्यूट भी शामिल हो गए, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी शामिल होगी, और कंपनी भी शामिल होगी। कुछ यहाँ पर PSU कंपनी भी आपको फेलोशिप देती है, जस्ट लाइक इसरो एंड DRDO। कुछ कंपनी जो है लाइक इसरो DRDO कंपनी जो है वो भी आपको यहाँ पर फेलोशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें सारे शामिल हैं 11 फेलोशिप में, इंस्टीट्यूट भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, R&D सेंटर भी हैं, और PSU कंपनीज भी हैं। और ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए, IS, इसरो एंड DRDO। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द गेट। अगर आपको कोई और बेनिफिट अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। सर MBA भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये किसने बताया, गजेंद्र? यस सर। सर नवी हाँ मुंबई में कॉलेज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गजेंद्र ने एक वो और है। बेनिफिट बताया है कि आप इससे MBA भी कर सकते हैं, बिल्कुल। कुछ जो है जो मैनेजमेंट वाली जो यूनिवर्सिटी होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके थ्रू आप MBA भी कर सकते हो, ये भी एक बेनिफिट है। हाँ, IIT में भी करवाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी IITs हैं, वहाँ पर MBA भी आप कर सकते हो। और डिपेंड करता है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो उसमें आप MBA भी कर सकते हो, ये भी एक बेनिफिट है, बिल्कुल। और कोई बता सकते हो और कोई बेनिफिट हो तो? ठीक है। तो इन जो मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी बताई ना, इसमें MS PhD ऐसा नहीं है टेक्निकल फील्ड में, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है मैनेजमेंट में करवाती हैं, जैसे भी बताया मैंने, ठीक है। मैनेजमेंट में भी आप ले सकते हो। तो दीज आर द बेनिफिट्स एज फार एज गेट एग्जाम इज कंसर्न। और कुछ इसमें आपको यहाँ पर दे भी रखा है, ठीक है। इसमें एक गेट 2022 में एक यहाँ पर इससे पहले क्या होता था कि जितने भी गेट एग्जाम्स हैं उसमें अगर कोई कहीं फॉरेन के अंदर कुछ सेंटर्स, क्या ये फॉरेन में भी होते थे, तो इस साल से जो है फॉरेन में सेंटर बंद कर दिए। आउट ऑफ इंडिया कोई भी सेंटर नहीं है गेट का, सिर्फ इंडिया में ही सेंटर रहेगा। तो लास्ट ईयर से बंद कर दिया, क्योंकि पिछली बार कोविड वाली सिचुएशन से तो फॉरेन जो है, फॉरेन में आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। सपोज मान लो आप फॉरेन में हो और गेट एग्जाम देना चाहते हो, तो कुछ सेंटर जो हैं वहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, बट गेट 2022 से आप फॉरेन में एग्जाम नहीं दे सकते हो। सेंटर्स यहाँ पर इंडिया में ही अवेलेबल, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जोन्स जो हैं ये आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ कि अपना जो सेंटर जो आता है जोधपुर का, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंडर आता है। तो आपको जोन 3 के अंडर आपको भरना है फॉर्म, ठीक है। इसमें कुछ सेंटर जो हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से सेंटर जो हैं। ये देखो इसने बता भी रखा है कि पास्ट PSU कौन कौन से थे। इन द पास्ट सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव यूज्ड गेट स्क्वाड टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। ए फ्यू सच ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, BHEL, गेल, HAL, IOCL, NTPC, NPSCIL, ONGC, PGCIL, राइट। तो ये कंपनी जो कुछ जो कंपनीज हैं उनके नाम बता रखे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इसमें थ्रू आप डायरेक्ट जो है आप जॉब यहाँ पर दे सकते हैं।
these are the these all are about the गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें जो है आपके पास जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो 30th ऑफ आई थिंक स्टार्टिंग आपका 30th ऑफ अगस्त से है, एक बार आप चेक कर लेना, 30th ऑफ अगस्त से है। और जो आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर द फिलिंग द एग्जामिनेशन इज 24th ऑफ सितंबर। तो 24 सितंबर तक आप भर सकते हो, 30th ऑफ अगस्त से लेके 24 सितंबर तक आप एग्जाम आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप भर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सपोज मान लो कि किसी पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर फॉर्म फिल करने में मिस्टेक हो गई है, या आप किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाए, कोई और अदर प्रॉब्लम होगी तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते, एनी अदर प्रॉब्लम, तो भी आपके पास टाइम है 7 दिन का। बट वो जो टाइमिंग जो है वो 1 अक्टूबर है, बट उसमें आपके पास लेट फीस लगेगी, एक्स्ट्रा फीस जो कि 500 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो किसी कारण से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते 24 सितंबर तक, तो आपके पास विद लेट फीस से आप इसको यहाँ पर जो है एग्जाम फॉर्म जो है फिल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मान लो किसी पर्टिकुलर अगर मान लो फॉर्म फिल करने में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो कुछ चार्जेस दे के आप 12 ऑफ नवंबर तक लास्ट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सपोज मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आप जोधपुर में हो, मान लो कि 2 महीने बाद में मान लो आप जयपुर चले जाते हो कोई काम से, तो आप वहाँ पर चेंज ऑफ सिटी का भी ऑप्शन है, वहाँ पर आप सिटी भी चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है गेट यहाँ पर आपको बेनिफिट दे रही है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड है वो 3rd ऑफ जनवरी को आएगा आपका। और ये जो 4 एग्जाम्स हैं, लास्ट टाइम जो गेट 2022 का जो टाइमिंग था वो 9:30 to 12:30 था, बट इस बार IIT खड़गपुर ने 9 AM to 12 AM रखा है, ठीक है, 12 नून तक रखा है, ठीक है। और आफ्टरनून वाला टाइमिंग जो है सेम है 2:30 to 5:30, ठीक है। ये टेंटेटिव टाइमिंग है, ये डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट सिचुएशन कि आपका टाइमिंग क्या रहता है। अभी के लिए टेंटेटिव ये टाइमिंग रहेगा, और रिजल्ट जो है आपका 17 ऑफ मार्च तक आ जाएगा, इट इज लास्ट। जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है, और फिर अपन बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। एंड दीज आर द कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई थी। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप यहाँ पे ECIN का ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया है। पिछली बार यहाँ पर IN का ऑप्शन था, इस बार EC का भी ऑप्शन है। मतलब जो अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो EC में भी फिल कर सकता है, IN में फिल कर सकता है, बट मैक्सिमम यहाँ पे 2 फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकता है। या तो आप EE और IN दोनों में फिल करो, या फिर EE प्लस EC में फिल करो। तो या तो आप EE प्लस EC में फिल कर सकते हो, या फिर EE प्लस IN इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। 2 फॉर्म यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 सॉरी EC एंड IN में करना हो तो EC प्लस IN में करना हो तो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल, मतलब EE को छोड़ के कर सकते हैं उसमें, बिल्कुल कर सकते हो। कोई मतलब भी कहने 2 का होने मतलब है चाहिए। कि इन 3 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन होगी, EE प्लस EC, EE प्लस IN एंड EC प्लस IN, वो भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन हो गए। और उसके बाद में है कि नेक्स्ट द एग्जामिनेशन सिटीज, जो कि आपको नीचे दी गई है फील्ड के अंदर। ये रहा आपका जोन, मैंने बताया था आपका जोन आता है IIT दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर IIT दिल्ली में अंदर ये सेंटर्स हैं सारे, अजमेर, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, हिसार, इंदौर, जयपुर, जम्मू, कबला, JK, जोधपुर। आपका जो सेंटर आएगा वो आपको IIT दिल्ली के जोन के अंडर भरना है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर जो है IIT दिल्ली के अंडर आता है, दैट इज जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में आप यहाँ पे फिल कर सकते हो इजीली। इसमें आपके 5 से 6 सेंटर मांगेंगे, तो 5 से 6 सेंटर आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज फीस। तो फीस के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, तो फॉर फीमेल कैंडिडेट पर पेपर फीस इज 750, ठीक है, दैट इज पर पेपर, ठीक है। अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी में आते हो, दैट इज फीस इज 750 रुपीज
पर पेपर। और अगर आप इन कैटेगरी के अलावा कोई दूसरी कैटेगरी आपकी है, एक्सेप्ट दिस कैटेगरी दैट इज फीमेल एंड SC ST एंड PWD, देन फीस इज 1500। ठीक है, दीज आर द फीस। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर मान लो कि सपोज मान लो कि यहाँ पर 24 सितंबर से अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हो तो आप 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस देके आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 750 हैं तो फिर आपके 1250 लगेंगे, 750 हैं तो 1250 और 1500 है तो 2000। तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देखिए आप। लास्ट जो डेट रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 अक्टूबर। इसके बाद में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, गजेंद्र क्या डाउट है आपका? प्रिंस का डाउट। पूछ रहा है सर। हाँ गजेंद्र बताइए क्या डाउट है? प्रिंस को डाउट था, उसका प्रिंस? डाउट क्लियर कर रहा था। सर मार्क्स पूछ रहा था वो, कितने आए थे आपके मार्क्स? ये पूछा कि कितने मार्क्स आए थे, तो इसको मेरे मार्क्स से क्या लेना है? अब इसमें कुछ डाउट है तो बताओ आप। वो चाहता है थोड़ा मोटिवेशन। मोटिवेशन चाहिए? मोटिवेशन चाहिए तो मेरे पास 5 से 6 गेट स्कोर कार्ड है, आपको दे दूंगा, प्रिंट निकाल के आप देखते रहना। श्योर सर। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन फी जो है डू नॉट इंक्लूड एनी सर्विस चार्जेस, मतलब ये जो है फाइनल, इस पर कोई GST या फिर कोई अलग जो है यहाँ पे टैक्सेस नहीं है, ये फाइनल चार्जेस है। ठीक है, ठीक है। तो ये दीज आर द चार्जेस फॉर द फिलिंग द गेट एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद में एप्लीकेशन, ये वाला जो पार्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, एनरोलमेंट ID बनेगी, फिर आपके पास पासवर्ड आएगा, ये फिर आप जब फॉर्म फिल करोगे तब आपको मैं बता दूंगा, अभी ये स्किप करते हैं। ये सब फॉर्म फिल करने के लिए, जब आपके फॉर्म फिल होंगे तो उस टाइम पर आप यहाँ पर देख सकते हो। सर ये फॉर्म तो अक्टूबर के आसपास भरते हैं ना? मैंने बता दी ना, डेट बता दी ना, 30 अगस्त से स्टार्टिंग है। ये डेट मैं बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। ओके सर। ये यहाँ बता दो, गेट की वेबसाइट बता देता हूँ मैं। कौन सी डेट बताई? 38 क्या बोल रहे थे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, इधर ही बता दूँ। 28। ये देखो रजिस्ट्रेशन, ये देखो अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक करोगे ये लिखा रहा है, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 30 अगस्त। ठीक है, ओके सर। 30 अगस्त से आपके स्टार्टिंग से। उसके बाद में ये सारे जो डिटेल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि MSQ में कोई भी पार्शियल मार्किंग भी नहीं है, ये और बता दूंगा। MSQ जो है, MSQ में अगर सपोज मान लो कि आपके पास 1, 2, 3 और 4, सपोज ये 2 ऑप्शन करेक्ट है और सपोज मान लो ये ऑप्शन आपने टिक कर दिया, इसका मतलब सपोज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको 0.5 मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने दोनों टिक किए हैं तभी आपको मार्क्स यहाँ पर पूरे 1 मिलेंगे। ठीक है, देयर इज नो पार्शियल मार्किंग इन, ये भी आपको जानना है, कोई भी यहाँ पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर आपके दोनों सही हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे पार्शियल मार्किंग नहीं है MSQ। ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। और ये डिजाइन ऑफ क्वेश्चन है, और डिजाइन ऑफ क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, एनालिसिस, सिंथेसिस, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके लिए अलग से मार्किंग है, जो अपना पार्ट नहीं है। ये गेट स्कोर कार्ड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, वो भी अपना नहीं है। अपने पास मेन आता है दैट इज सिलेबस। के बाद अपन सिलेबस पे जाएंगे। ये जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है। जनरली जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस देते नहीं है, ये यहाँ पर इजीली जो है सब उसने एक्सप्लेन कर रखा है कि सिलेबस में क्या है। तो यहाँ पर वर्बल
एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, स्पेशल एप्टीट्यूड एंड कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दे भी रखे हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन जो है इसमें आप जो है सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के जो है एप्टीट्यूड आ सकते हैं, और हर सेक्शन का दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में अपना मेन सब्जेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे आता हूँ मैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट बहुत हैं, बट गेट ने जो कैटेगराइज कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को, वो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट उन्होंने 10 दे रखे हैं। ठीक है, कंबाइन करके। और ईसी और डबल ई के अंदर लगभग अप्रोक्स 65 to 70% जो है सिलेबस सेम है, तो फिर तो भी आप आराम से इजीली जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सेम आईएन और डबल ई के अंदर 70% जो है सिलेबस सेम है, 65 to 70। तो उसमें जो है इसलिए यहाँ पर आपका जो ईसी और आईएन जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या सब्जेक्ट जो है कॉमन सब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, तो डबल ई के अंदर यहाँ पर गेट ने 10 सब्जेक्ट फिक्स कर रखे हैं। ठीक है, 10 के अंदर फर्स्ट सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि 13 मार्क्स का आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, और इसके अंदर एक जो पार्ट जो है वो यहाँ पर मिसिंग शायद आई थिंक नहीं दे रखा उन्होंने, लाप्लास और जो जेट ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो यहाँ पर लास्ट टाइम था आई थिंक, यहाँ पर मिसिंग कर दिया उन्होंने, मैंने देखा नहीं था। यहाँ पर लाप्लास और जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर उन्होंने हटा दिया। ठीक है, ऑलरेडी वो इंक्लूड हो जाते हैं सिग्नल सिस्टम में, यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो दीज आर सेक्शन फ्रॉम द मैथमेटिक्स पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो मैंने पढ़ाया है, जितना कोर्स मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ पर सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप ईएमएफटी सब्जेक्ट जो है ये भी आप पढ़ चुके हो, तो सारे सब्जेक्ट जो है आपके पढ़े हुए हैं, ये भी सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ है। सिग्नल सिस्टम जो है ये देखो सब्जेक्ट है, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और सेकंड जो आपने पढ़ी थी वो भी आपकी पढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है 6th सब्जेक्ट है पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स आ गए, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन आ गया, पावर सिस्टम एनालिसिस, पावर जनरेशन सोर्सेज, राइट, पावर सिस्टम फर्स्ट, पावर सिस्टम सेकेंड। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपके पावर सिस्टम से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं तो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, इसने कंबाइन करके एक ही सब्जेक्ट बना रखा है पावर सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट वो जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ये आपको अजय सर ने पढ़ाया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में EMI बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स के नाम से दे रखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट जो है वो आपने नहीं पढ़ रखा होगा, इस वाले पार्ट्स के अंदर कुछ पार्ट ऐसा भी है आपने नहीं पढ़ रखा होगा, वो जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं, 2-3 चैप्टर जो हैं वो अलग है। एनालॉग और डिजिटल दो अलग सब्जेक्ट होते हैं, इसमें उन्होंने कंबाइन कर दिया। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को ही अपन EDC बोलते हैं, तो यहाँ पर EDC सब्जेक्ट का मतलब ही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो EDC और DE को उन्होंने कंबाइन करके एक ही सेक्शन बना दिया। ठीक है, दे आर 2 सब्जेक्ट्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बोथ आर कंबाइंड इन 1 सेक्शन। फिर नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आपको प्रतीक सर ने पढ़ाया है। ठीक है, एंड दीज आर सब्जेक्ट टोटल यहाँ पर 10 सब्जेक्ट्स में से आपके पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हैं वो 7 सब्जेक्ट हमने डिसाइड करे हैं, क्योंकि वो 7 सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमने 7 सब्जेक्ट्स आपको डिसाइड करे। उन 7 सब्जेक्ट ही आपके कोर्स में जो है यहाँ पर जो कॉलेज की तरफ से जो क्लासेज लगाई जा रही हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 7 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक किसी को पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये डीप में पढ़ने पड़ेंगे, मतलब पूरी की पूरी बुक जैसे पढ़ाई हो पहले से, या फिर स्पेसिफिक मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हो अल्टीमेटली, ये बताओ। माइक ऑन करके पूछ सकते हो, मैं पूछना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली आप पूछना क्या चाह रहे हो, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही।
सर आप कह रहे हैं कि आपने पावर सिस्टम का पूरा पहले बताया कि सब इंक्लूड है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, तो मतलब पूरी पूरी जो बुक होती है वो पढ़नी पड़ती है या फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक टॉपिक्स ही होते हैं कुछ को छोड़कर? नहीं, पूरा है, कुछ भी आ सकता है। जो पावर सिस्टम में जितना आपको पढ़ाया है उसमें से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। मतलब आपको जो फोकस करना है वो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा करना है। ये गेट के अंदर 65 क्वेश्चन में से मोर देन 60 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं 65 नहीं कहूँगा, मैं 55 कहूँगा कि 10 क्वेश्चन तो आपके जीए के होते हैं। तो 55 क्वेश्चन में से आपके मोर देन 50 क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। उसके से 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके थ्योरी बेस्ड होंगे। वो भी अगर हो सकते हैं तो हो सकता है, अगर वो भी ना हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड पे आपको ध्यान देना है, और जो प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल बेस पे करनी है। थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में छोटा सा भी कॉन्सेप्ट लग रहा है इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो अगर आपको नहीं पता है थ्योरी का, तो आप उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट थ्योरी आप न्यूमेरिकल आप सोल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा है अभी तक, जो आपको पढ़ाया गया है, सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बट जो डेप्थ में जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आप यूनिवर्सिटी में करते हो वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं गेट में, नो डाउट, बट उस पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है, उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से कहीं ऊपर जाकर भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं वैसे क्वेश्चन नहीं आते, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। तो उसके ऊपर आप अगर जाओगे, उसका जो लेवल जो है क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर लेवल पे जाओगे तो उस लेवल पे आपको क्वेश्चन वो करने पड़ेंगे। थ्योरी सेम है, फॉर्मूला सेम है, बट आपको क्वेश्चंस की जो डेप्थ है वहां तक जाना पड़ेगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस को वो इधर उधर घुमा फिरा के क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेगा, उसको प्रेजेंट को आपको पकड़ना है और सोल्व करना है। ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जो आपको बताऊंगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि मैंने क्लास में कंट्रोल सिस्टम में नहीं पता हो। मैंने गेट के अकॉर्डिंग ही क्लास में पढ़ा है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया जो गेट में नहीं आया, जो कि मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मेरे जो नोट्स हैं वो गेट के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि मैंने खुद में गेट के एग्जाम दिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेट के जो सेशन जो कॉलेज ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दूसरा है कि फैकल्टी उस लेवल पे मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक टीचर की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप भी उसी तरह की मेहनत करें। अगर मान लो कि सपोज मान लो कि अगर हम उस पर्टिकुलर मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हो, और आप क्यों चाहते हो कि हमारा कहीं पे जॉब लग जाए, ठीक है। तो आप भी उसी तरह की जो है मेहनत करें, ताकि अगर मान लो कि अगर 50 स्टूडेंट में से अगर मोर देन 15 स्टूडेंट भी सिलेक्शन आ जाते हैं, दैट इज बिग अचीवमेंट फॉर अस। और टारगेट इज मिनिमम 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट का टारगेट है कि 15 स्टूडेंट तो गेट क्वालिफाइड हों, हमारा टारगेट इतना तो है ही, ठीक है। तो आप उस लेवल की मेहनत करो, और हमारे कम से कम इतना टारगेट है कि 5 जो स्टूडेंट कम से कम ऐसे हों जो कि पीएसयू में सिलेक्शन हो, ठीक है। सर क्वालिफाइड बोले तो मतलब कट ऑफ पार करना है ना? हाँ, क्वालिफाइड मतलब कट ऑफ पार करना। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो मैं बताया तो आपको, अगर पता हो तो 2000, मेरे को याद भी है, 2021 में जो गेट की जो कट ऑफ थी वो थी 30.3 फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट, और ओबीसी के लिए थी लगभग 27.3, और SC/ST के लिए थी वो अप्रोक्स 20.2। दीज आर द कट ऑफ फॉर गेट 2021, ठीक है। ये कट ऑफ थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी कट ऑफ लगभग जाती है, ठीक है। तो दीज आर द क्वालिफाइड मार्क्स है ना। ये 2021 के लिए डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार 25 भी चली जाती है, ठीक है। गेट 2020 की जो कट ऑफ वो 37 तक चलेगी थी ओपन कैटेगरी की। तो अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज जो है वो 30 के आसपास है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि ओपन कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स जो है वो गेट की कट ऑफ जाती है, ओवरऑल जो है अपन एवरेज माने तो,
ठीक है। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ कि गेट क्लास, ये तो मैंने आपको बता दिया कि गेट क्लासेज जो है वो आपके लिए ऑर्गेनाइज करवा रहा है डिपार्टमेंट, उसके अलावा आपको मेहनत करनी है। दूसरा ये है कि गेट क्लासेस जो हैं वो सिर्फ गेट के लिए ही नहीं है। आपको ये समझ रहा है कि गेट क्लासेस सिर्फ गेट के लिए ही है, ऐसा नहीं है। गेट क्लासेस का मतलब है कि आपकी जो एनालिटिकल स्किल है उसको इम्प्रूव कराना है, क्योंकि मोस्टली में क्या होता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एनालिटिकल स्किल जो है उतनी डेवलप नहीं हो पाती है जितना एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चाहिए होती है। ठीक है, तो उस एनालिटिकल स्किल को इम्प्रूव कराने के लिए जो बेनिफिट जो हैं वो आपको बताया देता हूँ कि अगर मान लो कि सपोज आप किसी भी एग्जामिनेशन में अदर देन गेट एग्जाम, लाइक अगर आप ईएससी का एग्जाम देते हो आईएएस का, तो भी आप उसके अंदर आप बेनिफिट उठा सकते हो क्योंकि सेम सिलेबस है, टेक्निकल सिलेबस सेम है। उसके अलावा आप किसी भी अदर एग्जाम, स्टेट एग्जाम है तो मान लो आरएससीबी जेईई है, आरएससीबी आईएन है, और अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जामिनेशन है नॉट थ्रू द गेट। कुछ पीएसयू ऐसे हैं जो कि गेट के थ्रू नहीं है, वो अपना खुद का एग्जाम लेते हैं, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी जो स्टेट जेईई और आईएन का एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम जो है, ठीक है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम अप्लाई कर सकते हो। और आपके जो कॉलेज में जो कोर कंपनीज का जो प्लेसमेंट होगा उसमें भी क्या है कि आपका टेक्निकल पूछा जाएगा। तो हर एस्पेक्ट में ये जो क्लासेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टारगेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब दिलवाना। ठीक है, और जॉब दिलवाने, और जॉब कैसे आएगी, जब टीचर मेहनत कर ही रहा है और साथ साथ में स्टूडेंट भी मेहनत करे। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट है कि जो है जॉब आपकी, अगर तो अब जॉब किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। हो सकता है गेट एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाओ, आप ईएससी में लाओ, फिर फाइनल ईयर में आईएएस का फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आईएएस बोल देते हैं, अब इसको ईएससी बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन भी आप फाइनल ईयर में आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, फाइनल ईयर में भी आप ये एग्जाम फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो फाइनल ईयर में भी आप फिल कर सकते हो। कुछ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो आप फाइनल ईयर में फिल कर सकते हो। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट में यहाँ पर जो है ये जो क्लासेज जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हो कि मेरी तरफ से मैंने आपको गेट के रिगार्डिंग बता दिया है। अगर आप कुछ गेट के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर अदर देन कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप पूछ सकते हो। सर स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? स्टार्टिंग सब्जेक्ट का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग जो है एक गेट, मैं आपको बहुत बढ़िया स्किल बता रहा हूँ गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी, क्योंकि जो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। हो सकता है तैयारी जो है हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, वो खुद डिसाइड करे उसको तैयारी कैसे करनी है। मेरा जो परसेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल में 100% सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अगर किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको उस टेक्निकल एग्जाम से पहले जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला मतलब बेसिक फॉर्मूला की बात करें अपन, बेसिक फॉर्मूला का मतलब है कि जो मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो फिर मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत यू आर इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो आपको जो मैथमेटिक्स जो है वो अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आप अगर मान लो सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे तो आपको जब तक लाप्लास नहीं आता, जब आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आपके पास, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, सबसे पहले आप उस बेसिक नॉलेज को डेवलप करो। ठीक है, गेट एग्जाम में क्यों फेल होते, क्यों क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। आपको सपोज मैंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया, किसी मशीन पढ़ाया, सिग्नल सिस्टम पढ़ाया, आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपने एग्जाम में गए, वो क्वेश्चन आया, फॉर्मूला लगाया, अप्लाई करा, या तो आपकी मिस्टेक किसमें होगी, कैलकुलेशन में, या तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको किसमें चेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता। दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स। कॉन्सेप्ट पता है आपको, बट मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन नहीं हो रही है। ये 99% स्टूडेंट जो है जो फेल होते हैं, क्वालिफाइड नहीं होते हैं, इसका मेन रीजन। ठीक है, तो बेसिक स्किल जो है वो आप डेवलप करो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ने से पहले।
अगर किसी की नहीं है, किसी की अच्छी है तो अच्छी बात है और डेवलप करो, किसी की नहीं है तो पहले वो बेसिक स्किल जो है वो आप डेवलप करो। वो बेसिक स्किल जो है वो कैलकुलेशन से आएगी, आप जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है ज़्यादा सोल्व करो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक सब्जेक्ट भी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो आप इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपका 13 मार्क्स इंप्रूव भी हो जाएगा और आपकी जो कैलकुलेशन स्किल भी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट होता है दैट इज मैथमेटिक्स, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिया, स्किल डेवलप कर ली, तो बाकी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपके डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, जो कि हर सब्जेक्ट में अप्लीकेबल है, लाप्लास आता है, लाप्लास हर जो सिग्नल सिस्टम ले लो, कंट्रोल सिस्टम ले लो, आप सर्किट ले लो, ठीक है, सब में आपके पास चाहे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, सब में एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपके पास लाप्लास आ गया, फोरियर आ गया, फोरियर भी आपके सिग्नल सिस्टम में भी है, सर्किट में भी है, और आपके फोरियर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, ठीक है। तो ये जो बेसिक जो है चीज़ें जो है मैथमेटिक्स में आप करोगे तो ही आपकी स्किल आपके डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपके लिए है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड सब्जेक्ट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो कौन सा लेता है। तो माई परसेप्शन जो सेकेंड सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो हर फील्ड में आपके पास हर सब्जेक्ट में यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, चाहे यहाँ पर आप सिंगल सिस्टम ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल मशीन ले लो। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, चाहे वो डीसी मोटर हो, डीसी मशीन हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, सर्किट डायग्राम बनेगा इसमें, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम ले लो, कंट्रोल सिस्टम में सारी सर्किट यहाँ पर अप्लीकेबल है, ठीक है। पावर सिस्टम में आपके पास ट्रांसमिशन लाइन का आपको सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो भी आपको सर्किट जरूरत है। मेजरमेंट में भी सारे जो है आपके सर्किट एप्लीकेबल है। इवन डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास एच पैरामीटर है, जब तक आप एच पैरामीटर नहीं पढ़ोगे तो आप ये नहीं ले सकते। इसमें भी आपके पास सर्किट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर्किट्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर्किट है, आरएलसी सर्किट जो है, आरएल सर्किट जो है, तो जो आप लोड में लगाते हो। तो सबसे पहले ये सर्किट जो है वो आपके हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, ईएमएफटी, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल, तो सारे सब्जेक्ट में कौन से इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो फर्स्ट इसमें ऑर्डर भी देखो अच्छे से दे रखा है इसमें। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। अब सेकेंड इसके जाने वाले में आपको जाना चाहिए थर्ड सब्जेक्ट जो है, ये आपको ईएमएफटी भी नहीं होना चाहिए, सिग्नल सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के बाद में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके बाद में जो ऑर्डर आप रखना चाहो वो रख सकते हो। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। उसके बाद में जो ऑर्डर आप रखना चाहो वो ऑर्डर आप रख सकते हो, आप इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑर्डर जो है वो यही होना चाहिए। हाँ बताइए सर, एक नेटवर्क का बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में कुछ भी इलेक्ट्रिकल में स्टार्ट करना तो नेटवर्क आपको आना चाहिए। तो नेट वही तो मैंने बताया आपको, आपने तो भाई। फर्स्ट मैथमेटिक्स बताया था, सेकंड इलेक्ट्रिक सर्किट और हाँ थर्ड नहीं इलेक्ट्रिक मशीन। सर्किट से पहले आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए भाई। सर्किट में आपको इक्वेशन सोल्व करना नहीं आता है, अगर मेरे को 3 इक्वेशन में दे दूं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपको सोल्व करना नहीं आता तो कैसे करोगे। डिफरेंशिएशन आता है, इंडक्शन आता है, वो कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैथमेटिक्स प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों की बात कर रहा हूँ, वो सब आना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट में आ गया वो लगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये सॉरी मैंने कौन सा जीएस निकाल दिया, डबल ही नीचे चला गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, विदाउट मैथमेटिक्स आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आप नहीं जा सकते, ठीक है। और उसके बाद में सर्किट पे जाइए, सर्किट के बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन पे जाइए। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है बहुत सारे जो पावर सिस्टम है, बहुत सारे जो है टॉपिक ऐसे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्राइव वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो जब तक आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का आइडिया नहीं होगा तब तक आप ड्राइव पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो मशीन आप पढ़ोगे तभी आप ड्राइव पे जा सकते हो। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो आपको मशीन पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो सर्किट के बाद में मशीन, मशीन के बाद में आप जो सब्जेक्ट आप लेना चाहो वो ले सकते हैं। और मेरा परसेप्शन ये है कि अगर आप सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम साथ में पढ़ो, बोथ आर इंटर रिलेटेड। सर एक नेटवर्क कौन सा सब्जेक्ट है मतलब? ये यही नेटवर्क है, इसका जो है पहले नाम इसने नेटवर्क थ्योरी रख रखा था। इस इलेक्ट्रिक गेट सर्किट्स कोई? गेट ने पहले इसका नाम नेटवर्क थ्योरी रख रखा था, अब इसने चेंज करके इलेक्ट्रिकल सर्किट कर दिया, पता नहीं क्यों करा है। बट इसने मतलब लगभग 25 से 28 साल तक इसने नेटवर्क थ्योरी नाम था इसका, बट Okay, एक दो साल से इसने इसका नाम जो है चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट रख दिया। ठीक है ना? और कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट जो मैं अब बताने वाला हूँ आप सुन लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने नहीं बताई अभी तक, तो मैं सोचा कि आगे बता दूंगा, बट ये पहले बताना इंपॉर्टेंट है। जितने भी दुनिया में टेक्निकल एग्जाम्स हैं वो गेट से डिफरेंट है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। गेट का जब एग्जाम होता है तो गेट के एग्जाम्स में से आपको जब सीट दी जाती है वो एक छोटी सी सीट दी जाती है, बाकी जितने टेक्निकल एग्जाम्स हैं उसमें आपको A4 साइज पेपर दिया जाता है। ठीक है, दैट इज द नंबर 1 डिफरेंस। वो क्यों दिया जाता है? अगर मान लो आपके पास लंबे एक्सप्रेशन है वो आप नहीं लिख सकते उसमें, तो आप कोशिश करो कि जितने क्वेश्चन आप सोल्व करो वो एक डायरी फॉर्मेट में करो, या तो आप डायरी खरीद लो। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करो आप उस फॉर्मेट में करो, कि वहां पर आप लंबे एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो प्रैक्टिस करो कि आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करो एक पर्टिकुलर डायरी जो आती है ना, वो डायरी आपके एग्जाम्स में डायरी मिलेगी, तो उस डायरी के अंदर ही आपका पूरा पेपर सोल्व होना चाहिए। जितने पेज की डायरी आती है उतना पेज मिलेगा आपको। बट अब कुछ टाइम से अभी गेट ने क्या है कि 2-2 डायरी देना इशू कर दिया, आप दूसरी डायरी ले सकते हो, बट वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में ही आप लिख सकते हो। ठीक है, अदर जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स है सब में आपको A4 साइज पेपर मिलता है। दैट इज फर्स्ट डिफरेंस। यस सर। सेकेंड डिफरेंस, जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स में उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत कम है तभी आप कर सकते हो। इसका मतलब ऑलरेडी आपको कैलकुलेशन दे रखी होती है। कैलकुलेशन कौन सी होगी? sin 60, sin 30, है ना, 2/4 नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और एडिशन, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। बट गेट एग्जाम है जिसके अंदर कैलकुलेटर आपका अलाउ है। वो क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि इसके अंदर एनालिटिकल स्किल ज़्यादा चाहिए कंसेप्ट से ज़्यादा। कंसेप्ट पता है, एनालिटिकल स्किल नहीं है तो गया क्वेश्चन। तो कैलकुलेटर आप ना कैलकुलेटर का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो। और सबसे बुरी बात क्या है उस कैलकुलेटर में, जो गेट का जो कैलकुलेटर है उसमें रिवर्स कैलकुलेशन होती है। आप जो यूज में लेते हो कैलकुलेटर उसको बंद कर दो कैलकुलेशन करना, अगर गेट का एग्जाम देना है तो। यहाँ पर कैलकुलेशन होती है sin 30, साइन एंटर करोगे 30 एंटर करोगे इक्वल टू एंटर करोगे आंसर आएगा। गेट कैलकुलेटर में उल्टा होगा, 30 लिखो साइन लिखो तब आंसर आएगा। समझो ना, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये दो चीज़ें हैं। एक तो आप डायरी में जो है कैलकुलेशन करो, ठीक है, आपके जो हैबिट बन जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जो भी कैलकुलेशन आप करो वो सिर्फ और सिर्फ उस कैलकुलेटर में ही करो अगर आप गेट का एग्जाम अमित दो। सर, हाँ बताइए। अजय सर का लिंक आया हुआ है वैसे ही नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए। अच्छा टाइम हो गया, सॉरी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।